हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखा होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे अटेंड कर लीजिए, क्योंकि उसी लेक्चर का एक तरीके से पार्ट 2 है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखिए हमने परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट किया फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था और उससे हमने परसेंटेज कंपोजिशन को बाय वेट कैलकुलेट किया था। आज के लेक्चर में देखिए हम जस्ट उसका रिवर्स करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ होगा और उस परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से हम उस मॉलिक्यूल के एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलाज के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूले में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली कितने एटम्स रिक्वायर्ड हैं, कितने एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल वो बताता है, जबकि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो को बताता है। ठीक है, तो आज देखिए हम उसी बेसिस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। देखिए सबसे पहला मैं आपको एग्जांपल से ही यहाँ पे इलैबोरेट करने वाला हूं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। लाइक सपोज करिए, देखिए हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड परसेंटेज कार्बन is equal to 40%, percentage hydrogen is equal to 6.67% and rest is oxygen। ठीक है, कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन का परसेंट है वो 40% है, हाइड्रोजन का परसेंट 6.67% है और बाकी बचा जो भी परसेंटेज है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, और साथ में हमें देखिए क्या दिया हुआ है, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इज 180। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट है पूरे कंपाउंड का वो भी गिवन है। पिछले लेक्चर मैंने आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करने को बताया था कि n कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइड करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे, उससे n मिलेगा और n फैक्टर से हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पता होना जरूरी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, और हमसे फाइंड करने को बोलता है क्या, फाइंड एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए एक टेबुलर फॉर्म में अप्रोच करते हैं हम। ठीक है, एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें देखिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज गिवन है हम उसको राइट डाउन करते हैं। परसेंटेज कार्बन का था 40%, हाइड्रोजन का है 6.67%, ऑक्सीजन का जो बाकी बचा हुआ परसेंटेज है तो 100 में से इन दोनों को ऐड अप करके माइनस कर देंगे। 46.67 माइनस करेंगे तो कितना अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, 53.33। ये आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज है। ठीक है, ये दो काम किए हमने। सबसे पहले एलिमेंट्स को लिख लिया और दोनों सबके परसेंटेज कंपोजिशन को लिख लिया। ठीक है, अब एलिमेंट्स का आगे के कॉलम में देखिए क्या लिखना है, एटॉमिक मास। जो भी एटम का एटॉमिक मास, लाइक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। ध्यान दीजिएगा एटॉमिक मास लिखना है, मॉलिक्यूलर मास मत लिख दीजिएगा कि ऑक्सीजन का 32, एटॉमिक मास लिखना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अगले नेक्स्ट कॉलम में हमें जो भी परसेंटेज है उसमें किससे डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे।
परसेंटेज में एटॉमिक मास से डिवाइड करने पे एक तरीके से हमारा मोल वहां पे मिलने वाला है। लाइक सपोज करिए हमने 100 ग्राम पूरा मॉलिक्यूल लिया था, तो उसमें परसेंट किसका था भाई, वेट का था। तो 40 ग्राम उसके अंदर क्या हो जाएगा, कार्बन, 6.67 ग्राम हाइड्रोजन, 53.33 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि ये परसेंटेज किसका गिवन है, बाय वेट गिवन है। तो अगर मैंने 100 ग्राम कंपाउंड का माना है तो जो परसेंट है उतने ग्राम ही क्या हो जाएगा, उस एटम का मास हो जाएगा। और मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, वही तो हमें एक तरीके से मोल दे देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहां से देखिए मोल हमें मिलने वाला है अगर हमने परसेंट में डिवाइड किया किससे, एटॉमिक मास से। ओके, तो परसेंट था हमारा 40, एटॉमिक मास 12, परसेंट था 6.67, एटॉमिक मास 1, परसेंट है हमारे पास 53.33, एटॉमिक मास 16। ठीक है, यहां से जो भी डिवाइड करने पे आता है यहां पे राइट डाउन करेंगे। ये देखिए कितना, 12 3 36, 3.33 के अराउंड जाएगा। ये तो 1 से डिवाइड होगा, अप्रोक्सीमेटली उतना ही रहेगा। ये भी 3 टाइम जाने वाला है और अप्रोक्सीमेटली 3.33 ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इस कॉलम में कर लिया, मोल एक तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए क्या करना होता है, इस मोल का सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना होता है। ठीक है, ये मोल का जो रेशियो है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। और उस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको लेके हम सारी वैल्यूज में डिवाइड कर देते हैं, तो उससे एक हमारा रेशियो वहां पे गेन होता है। ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू 3.33, तो 3.33 में भी 3.33 से, 6.67 में भी 3.33 से, और ये 3.33 में भी 3.33 से डिवाइड कर देंगे। तो रेशियो यहां पे क्या आ जाता है, 1:2:1, और यही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी है। सपोज करिए ये होल नंबर में नहीं बनता तो इसको कन्वर्ट करते, ठीक है, बट अभी ये होल नंबर में भी है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में भी यही टर्म्स जाने वाले हैं, 1:1। क्लियर है? अब देखिए अगर हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट मिल चुके हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूले में हमने क्या कहा था, एम्पेरिकल फॉर्मूला किस चीज को डिनोट करता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इसी बात को तो डिनोट करता है ना कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है। ठीक है, तो जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1:2:1 आया, मतलब C1H2O1। तो यहां से देखिए हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, एम्पेरिकल, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, C1 लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है, H2O1, बात समझ रहे हैं, C1H2O1 यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अच्छा, इस एम्पेरिकल फॉर्मूले के मास को क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इसके मास को लिखेंगे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और वो कितना होगा ध्यान दीजिए, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का 16, ओवरऑल 30। अब हम क्या करने वाले हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूले से देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमने कहा था कि एक एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, है ना, एन फैक्टर वाला टर्म। ठीक है, तो देखिए अब एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एन फैक्टर के लिए हमने क्या कहा था कि जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें किससे डिवाइड करेंगे, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 180, और एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 30, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये जो एन निकाला हमने इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूले में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही होता था। तो यहां से देखिए n की वैल्यू कितनी है 6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था हमारे पास CH2O। तो ये देखिए ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है C6H12O6, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है ना। C6H12O6 ये हुआ हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बात समझ रहे हैं। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे और n को कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे। आई होप बात सबको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक बिल्कुल बेसिक सा मेथड होता है। परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करना। ठीक है, ओके, चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं यहाँ पे। अगर देखिए सपोज करिए कि ये जो रेशियो था, ठीक है, ये जो रेशियो आया था हमारा 1:2:1 का, वो ऐसा नहीं आता, 1:2:1 नहीं आता, उसमें कुछ फ्रैक्शन आते हैं। ठीक है, लाइक सपोज करिए ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया है, वो मैं आगे के कैलकुलेशंस के लिए आपको यहां पे समझा रहा हूं कि लाइक सपोज करिए कि हमारे पास ये जो रेशियो मिला था 1:2:1, ठीक है, ये इस तरह का मिलता 1:1.5:2। तो इसी के लिए देखिए हमने अगला वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वाला कॉलम बनाया है। रेशियो तो यहां भी निकाला था, फिर मैंने वहां क्यों लिखा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, वहां तो वही चीज रिपीट कर दी थी क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में था। समझिए यहां पे देखिए अगर ऐसी वैल्यूज आ जाती, हमने सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड किया और ऐसी वैल्यू आ जाती तो उसके लिए ही अगला कॉलम बनाया है। ये फ्रैक्शन नहीं चलेगा, है ना, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है कि इंटीजर में, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर हो। तो इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये किस में चला जाएगा 3 में चला जाएगा। वैसे तो बहुत सारे डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकता था मैं कि वो इंटीजर में चला जाए, बट हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए सामने। ठीक है ना, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करता तो 3 में जा पाता, उससे छोटा इंटीजर नहीं बन पाता उसके लिए। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि बाकी सभी इंटीजर में रहने चाहिए। ओके, क्लियर है। तो यहां से कहता है क्या, बाकी सबका इंटीजर बाय डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पता चलता मैं 1.5 में किसी एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता कि 2 भी आ सकता था, बट फिर उससे फिर ये दोनों इंटीजर में नहीं मेंटेन होते, वो किस में चले जाते, वो फ्रैक्शन में चले जाते। ठीक है, तो 2 हमारा इनके इंटीजर को भी मेंटेन रखता और इसको इंटीजर में कन्वर्ट भी, तो उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इन सब में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, फिर रेशियो हम लिखते 2:3:4 इंस्टेड ऑफ 1:1.5:2। समझ गए। ऐसे ही देखिए अगर ये रेशियो सपोज करिए आता 1:, ठीक है, दूसरा रेशियो हमारा एक अगले दूसरे किसी क्वेश्चन में आता रेशियो इस तरह का, कैसा 1:1.33:2। अगर सपोज करिए ऐसा रेशियो आता उसकी जगह पे, तो क्या करते हैं अब देखिए 1.33 को इंटीजर में सोचिए किससे मल्टीप्लाई करूं कि नेक्स्ट इंटीजर बन जाए स्मॉलेस्ट वो भी, और बाकी सब भी इंटीजर में मेंटेन होने चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4, 3.99 समथिंग, है ना, तो वो 4 लिख सकते हैं राउंड ऑफ में। ठीक है, बाकी इसमें भी फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, इसमें भी फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, 3:4:6, फिर ये रेशियो लेते आप। आई होप सबकी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए सपोज करिए हमें कोई 1.25 वाली वैल्यू मिलती, हमारे पास रेशियो होता 1:1.25:2, तो क्या करते हैं आप, किससे मल्टीप्लाई करते सब में, तो मल्टीप्लाई करते सब में 4 से। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाता, ये वाली वैल्यू 4 हो जाती, ये वाली वैल्यू 8 हो जाती, फिर ये रेशियो लेते। क्लियर है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है और इसी के लिए हमने वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वाला कॉलम डाला है कि ऐसा अगर आता है समथिंग तो उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके हमें एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वहां पे मेंटेन करना होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये 3 तो बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, इन 3 के लिए ध्यान रखिए कि अगर 1.5 हो तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये 3 बन जाएगा, बाकी सब में भी करना पड़ेगा। अगर 1.33 हो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, 1.25 हो तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 5 बन जाएगा। क्लियर। तो ये तो बिल्कुल फेमस वाली वैल्यूज हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिए। ओके,
और अगर एक की वैल्यू में उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी सब में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सबका रेशियो ही तो चाहिए ना, हमें मेंटेन रखना है सबका रेशियो उसी बेसिस पे। ओके, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, और ये जो हमारा मैनिपुलेशन है इसको भी दिमाग में रखना है। ओके, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2। ओके, चलिए मैं एक बार क्वेश्चन के वैल्यूज जरा देख लो। कार्बन 57.8%। ठीक है, कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कितने परसेंट कार्बन? 57.8% कार्बन, 57.8% कार्बन। ठीक है, दूसरा 3.6% हाइड्रोजन, 3.6% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। ठीक है, एंड रेस्ट बाकी बचा हुआ उसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, और इस कंपाउंड की हमें देखिए वेपर डेंसिटी दी हुई है, वेपर डेंसिटी। ठीक है, वीडी यहाँ पे वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी की वैल्यू 83 दी हुई है। ठीक है, ये टर्म क्या है मैं अभी बता देता हूं आपको। ठीक है, वेपर डेंसिटी की वैल्यू 83 है। फिर से वापस से कहता है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ओके, ठीक है, चलिए फिर से हम वैसे ही अप्रोच करते हैं जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में अप्रोच किया था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भी यहाँ पे? एलिमेंट्स, फिर उसका परसेंटेज। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आगे उनका क्या लिखना है? परसेंटेज कितना है? 57.8, ये 3.6। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 100 में दोनों को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 8 4 8 6 14 7 3 10 1 11 है ना, 61.4। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 100 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38.6। सबको ऐड करके देख लीजिए भाई एक बार 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 6 14 6 20, 2 कैरी करेंगे, 7 2 9 3 12 12 8 20, 2 कैरी करेंगे, 5 2 7 3 10। ओके, चलिए अब हमें क्या करना था? परसेंटेज में एटॉमिक मास से डिवाइड करना था, जिससे हमें एक तरीके का मोल वाला रेशियो मिलता। परसेंट डिवाइड बाय, अच्छा एटॉमिक मास पहले लिख डालें सबके। एक एटॉमिक मास का भी कॉलम बनाया था हमने, एटॉमिक मास का कॉलम। ठीक है, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, अब क्या करें? वही परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंट था 57.8 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया अपना कितना? 3.6 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया कितना? 38.6 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, ओके, तो ये तो अपना डिवाइड करने पे 3.6, ये देखिए कितना आएगा इन दोनों वैल्यूज को अगर देखें, 16 2 जा 32, तो 2.4 के अराउंड आ जाएगा। देखिए 32 आगे 6 कैरी करते हो, 16 4 जा 64 होता। ठीक है, 2.4, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 12 4 जा, है ना, 4 टाइम जाता, और 48, और कितना कैरी होता? 9, तो आगे आता 12 8 जा 96। ये आते हैं हमारे वैल्यूज। ओके, अब देखिए हमें क्या करना था भाई? इनका रेशियो निकालना था। पहले रेशियो, और रेशियो के लिए हम क्या करते? सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करते। फिर से वही चीज, अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी? 2.4 था। ठीक है, तो 4.8 में भी 2.4 से, 3.6 में भी 2.4 से, 2.4 में भी 2.4 से करते। यहां देखिए 2 आ जाता, ये देखिए 1.5 आता, ये देखिए 1 आता। देखिए आगे वैसे वैल्यूज जैसे मैंने बात की थी पीछे,
है ना, 2:1.5:1। अब ये रेशियो तो नहीं लिख सकते ना, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसका होल नंबर रेशियो क्या होगा, होल नंबर रेशियो। अब होल नंबर रेशियो की मैं बात करूं तो देखिए 1.5 को होल नंबर रेशियो में मल्टीप्लाई करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी इंटू 2 करना पड़ेगा, फिर इसमें भी इंटू 2 करना पड़ेगा, इसमें भी इंटू 2 करना पड़ेगा। भाई एक में किया तो सब में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2। तो अब देखिए यहां से जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या आ जा रहा है, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करें, एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करें तो वो हो जाता है C4H3O2 हो जाता है, C4H3O2, ठीक है। चलिए अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकाल लें, जिसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बोलते हैं। कितना हो जाता है, 12 कार्बन है ना, 4 है 48, 3 हाइड्रोजन 3, 2 ऑक्सीजन 32, ओवरऑल कितना हो जाता है 8, 2 10, 3 13, 1 कैरी किया 4 3 7 1 8, ये आता है 83 एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब हमें देखिए मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमें वेपर डेंसिटी दी हुई थी, तो उससे मॉलिक्यूलर मास कैसे मिलता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास अगर वेपर डेंसिटी दी हुई है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है, ये आप ध्यान रखिए। वेपर डेंसिटी इंटू 2 वो होता है मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो कंपाउंड की वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, मतलब 2 इंटू 83 वेपर डेंसिटी थी, कितना आ गया हमारे पास, है ना 163, तो 163 इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल था। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया था, क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी हुई थी, ओके क्लियर। तो अब सिंपल सा आप देखिए n की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है, n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, n फैक्टर जो भी था हमारे पास, n क्या हमने कहा, जो मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मोलर मास कितना है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास 163, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है हमारे पास 83, n की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, ये 2 3 जा 6 होता, देखिए 166 आता, 166 आता, ठीक है, 166, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना आती है n की वैल्यू 2 आ जाता है ना, सीधा 2 टाइम कट होता। तो यहां से देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मिलता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या होता, वापस से हम बोलते n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके। तो यहां से क्या हो जाता, 2 इंटू दिस मच, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये था हमारे पास C4H3O2, ओके। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H6O4, ये हो जाता आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, C8H6O4। क्लियर है, बात समझ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है उससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला, और अगर मॉलिक्यूलर मास दिया है तो उसका फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है या मॉलिक्यूलर मास निकालने का कोई तरीका नहीं दिया हुआ है तो फिर हम यही कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसके आगे फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकल पाएगा अनलेस अनटिल मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका ना गिवन हो। ओके क्लियर, आई होप बात सबके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखते हैं कुछ अलग चीजें, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और आगे चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।